अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब धर्म पर आ गई है। कहीं जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है तो अब उसके जवाब में जय श्री परशुराम भी आ गई है। तो कहीं राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कहीं परशुराम जी की बहुत बड़ी ऊंची प्रतिमा और 68 फीट का ऊंचा फरसा लगाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म के रथ के पहिए पर सवार है और ये आगे बढ़ रही है। और क्या इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा? विशेष तौर पर ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलायंस और समाजवादी पार्टी के अलायंस के बीच एक जंग छिड़ी हुई है कि कौन इस 15% वोट बैंक पर कब्जा करेगा और इस बार ब्राह्मण किसको चुनने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने जा रही है। इसके बारे में हम आज परिचर्चा करने के लिए यहाँ पर जमा हुए। बहनों भाइयों, चुनाव को जब बहुत थोड़ा वक्त नज़दीक है उस वक्त उत्तर प्रदेश में एक नई किस्म की राजनीति प्रारंभ हो रही है, जय श्री राम और जय परशुराम। दरअसल भगवान परशुराम को ब्राह्मणों का आराध्य देवता माना गया और ब्राह्मणों में भगवान परशुराम का दर्जा बहुत बड़ा है और ब्राह्मण समाज में तकरीबन सभी घरों पे ब्राह्मणों के भगवान परशुराम की पूजा होती है। अब जब राजनीति में धर्म का पूरी तरह समावेश हो चुका है तो कोई भी राजनीतिक दल इससे बचना नहीं चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम को अपनी राजनीति का आधार बिंदु बनाया और उसके जरिए उत्तर प्रदेश के अब देश भर की सियासत में तहलका मचा के रख दिया। बीजेपी की इस राजनीति को दूसरे दलों ने भी वक्त रहते अब लगता है उत्तर प्रदेश में ठीक से पहचान लिया है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम का एक मंदिर की स्थापना का संकल्प लिया था कुछ वर्ष पहले, जिसे वो उन्होंने पूरा किया। लखनऊ के आउटर इलाके में भगवान परशुराम का एक भव्य मंदिर बनाया गया, जिसका कल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अखिलेश यादव खुद शिरकत करने पहुंचे और खुलकर वहां पर ब्राह्मण कार्ड खेला गया। ब्राह्मणों के पर हुए अत्याचार, ब्राह्मणों के खिलाफ हुए मामले और ब्राह्मणों के लिए क्या सहूलियत दी जा सकती है, इसके बारे में अखिलेश यादव ने एक लंबी स्पीच भी वहां पर दी। तो क्या वाकई में ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए ये दो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच जंग चल रही है? और जब ऐसा चल रहा हो तो मैं दो दृष्टांत आपके समक्ष और प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक दृष्टांत है भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने सभी ब्राह्मण मंत्री, महत्वपूर्ण सांसद, केंद्र और राज्य सरकार में मिनिस्टर्स को जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यालय और अपने घर पर बुलाया, ब्राह्मणों की नाराजगी के मुद्दे पर उनके साथ बैठक की। एक 16 सदस्यीय कमेटी ब्राह्मण मसलों को लेकर शिव प्रताप शुक्ला, जो राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व वित्त राज्य मंत्री, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई। कारण क्या है? एक परसेप्शन ये जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कारण ब्राह्मण नाराज हो रहे हो। वहीं आप ध्यान करें तो जुलाई के महीने से बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण वोटों पर अपना कॉपीराइट मानती है। उनको लगता है कि सर्वाधिकार सुरक्षित है उनके, क्योंकि 2007 में जो दलित ब्राह्मण गठजोड़ उभर कर सामने आया और मायावती को बहुमत मिला, बीएसपी उसको दोहराने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है। सतीश मिश्रा उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों का एक बार दौरा कर चुके हैं और दूसरी बार के लिए निकले हुए हैं। यानी ये 15% वोट बैंक, जिसमें भूमिहार और त्यागी भी सम्मिलित हैं, ये वोट बैंक इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। एक धारणा बनी कि ये समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो नाराज हुआ ये समाज तो वोट किसको देगा? मैंने पिछली डिबेट में भी आपको बताया था कि 90s के पहले, मंडल कमंडल के पहले, ये समाज पूरी तरह से कांग्रेस के साथ रहता था। लेकिन वक्त बदला और 90s के बाद, मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स के बाद, कभी ये बीजेपी के साथ, कभी सपा के साथ, कभी बसपा के साथ रहा और 2014 से इसका अधिकांश हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। लेकिन 2022 आते आते भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव हो गई है इस 15% वोट बैंक के लिए। यह वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए आयाम लिख रहा है। और क्या वाकई में यह वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनने जा रहा है या फिर यह विपक्ष को मालामाल करेगा? किसके पास जाने वाला है ये समाज
हम इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। आप कुछ बयान सुने, उसके बाद इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जातियों में बांटने का काम आपका है। हम अपने मुंह से इस तरीके के शब्द नहीं निकालते। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। 500 वर्षों के बाद ये सपना साकार किया है मोदी जी ने, लेकिन इन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इनको अच्छा नहीं लगता। कि जब भी समाजवादी सरकार आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से बनेगी, एक बार फिर परशुराम जयंती पर उसी तरीके से छुट्टियां होने का ऐलान समाजवादी सरकार में होगा। तो भगवान परशुराम का भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पदार्पण हो चुका है। यहाँ मुद्दे नहीं बल्कि यहाँ प्रतीक चुनाव लड़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन मेरा आज भी ये मत है बहनों भाइयों बहुत स्पष्ट रूप से कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार का चुनाव अपने मुद्दों पर लड़ेगी। लेकिन आज के मुद्दे की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से आनंद दुबे हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी से हैं, सतीश प्रकाश बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, अमरनाथ मिश्रा अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं, काफ़ी दिनों के बाद आज डिबेट में शामिल हुए, राहुल त्रिपाठी ब्राह्मण समाज के अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। उसका कारण ये है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कल गए थे और भगवान परशुराम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि काम बोलता है, 22 में बदलाव होगा, फला इंकलाब होगा, तो फिर आपको धर्म और जाति का सहारा लेने की या भगवानों के प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ब्रिजेश जी, दोनों चीजें थोड़ी सी अलग हैं। पहला, हम काम पे राजनीति करते हैं, काम के मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जाते हैं, उत्तर प्रदेश को याद दिलाते हैं कि हमने रोजगार पे काम किया, हमने व्यवस्था पे काम किया, पुलिस को ठीक करने पे डायल 100, 102, 108, एम्बुलेंस का नेटवर्क जो कि कोविड में काम आया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बढ़ाने का काम नहीं किया, तो वो तो हमारा काम का मुद्दा है। और जहां भगवान परशुराम की जो घोषणा थी, आपको याद होगा हम लोगों ने घोषणा की थी भगवान की दुनिया की 108 फीट की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाने की, और जो कांस की लगाएंगे और जो कि ईश्वर ने चाहा तो 2-4-5 हजार साल चलेगी, जब हमारी आपकी 10-20-50 पीढ़ियां नहीं होंगी, तो उस और उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मंदिर बनाएंगे। ये हमारा आस्था का सवाल है। तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो लखनऊ में मंदिर बनाया है, उसके अनावरण के मौके पर भगवान की प्रथम आरती करने के लिए, भगवान का पूजन करने के मौके पर पहुंचे थे और उनका आशीर्वाद लिया उन्होंने। बहुत सारे मैं वही जानना चाहता हूं कि ऐसा करने की आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई? नहीं, संदेश आपने ये देने की कोशिश की कि ब्राह्मण समाज के मुद्दे भी वहां पर उठाए गए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप इस समाज को लुभाने के लिए इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। ब्रिजेश जी, निश्चित रूप से वहां ब्राह्मण समाज पूरा बड़ी तादाद में था। हमारे बड़े संत थे, बहुत सारे काशी से, मथुरा से, अयोध्या से, हर जगह से वहां पे ब्राह्मण इकट्ठा थे, भगवान परशुराम की श्रद्धा और भक्ति में आए हुए थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब वहां पहुंचे तो उनसे लोगों ने निवेदन किया कि साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, भगवान प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण के अग्रज हैं और शाश्वत अवतार है, अमर अवतार है, जिनको हम भगवान मानते हैं, अपने आप को उनका वंशज मानते हैं, और उनके खिलाफ द्वेष भावना से, उनका अपमान करने की भावना से भारतीय जनता पार्टी ने उनको महापुरुष बता दिया। और ये लिखित में आदेश है, मैं कोई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है हमारे बाकी साथियों को बुरा कष्ट हो रहा हो, लेकिन ये लिखित में आदेश है जो कि सरकार ने जारी किया और ये कह करके उसको कैंसिल कर दिया। तो हमारा इस राउंड का आपसे अंतिम सवाल है प्रोफेसर साहब, तो जो ब्राह्मण समाज आपको वोट क्यों दे? देखिए, ब्राह्मण समाज और हर समाज हमको वोट दे क्योंकि समाजवादी पार्टी ने काम किया है। हम लोग रोजगार देने पे काम करेंगे, महंगाई कम करने पे काम करेंगे, 300 बिजली के यूनिट्स फ्री करने का हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करेंगे, कानून व्यवस्था पे काम करेंगे, और आखिरी बात, आपको विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार में ऑक्सीजन की कमी से, कोविड के अगर होता है, जो कि हमारे बीच रहना है, एक भी मृत्यु नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था करने का काम करेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार। बहुत शुक्रिया आपका। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी स्थान दूंगा। आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत आपका। समाजवादी पार्टी का क्लेम है कि ब्राह्मण समाज इनके साथ है और
आपने जय श्री राम का नारा शुरू किया और अभी मैं थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव जी का ट्वीट देख रहा था, जय परशुराम। आपके पास कोई जवाब है? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा, कहना चाह रहा हूं कि कम से कम इन्हें ये सद्बुद्धि आई कि ये जालीदार टोपी और रोजा इफ्तार से बाहर निकलकर भगवान परशुराम तक पहुंच गए। लेकिन ये वही पार्टी है जिसको भगवान राम से परहेज है, लेकिन भगवान परशुराम से बहुत प्रेम है। ये वो लोग हैं जो अयोध्या जाने से डरते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप अयोध्या जाइए, सरयू में डुबकी लगाइए और भगवान राम के खिलाफ किए गए अपने पापों का प्रायश्चित करिए। जिन कार सेवकों पर आपने गोलियां चलवाई और उनके दामन, उसके जो दाग आपके दामन पे लगे हैं, जिसे आप बड़े गर्व के साथ दिखाते हैं, और उस दामन के दाग को लेकर एक खास वोट बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये दाग हमने आपके लिए लिया है और आप हमें इसलिए वोट करिए। और आज वो लोग जाकर भगवान परशुराम की बात कर रहे हैं। भगवान राम ने तो खुद परशुराम जी से कहा था, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। तो चाहे भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो या भगवान परशुराम हो, ये सभी भगवान विष्णु के अवतार। आनंद दुबे जी, आपको भगवान आपको राम इन्हें से वेलकम करना चाहिए कि इन्होंने भगवान परशुराम का मंदिर स्थापित किया, मूर्ति लगाई। आप इनको इतना भला बुरा क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैंने तो पहले ही, ब्रिजेश जी, मैंने तो पहले ही वेलकम कर दिया कि कम से कम इनकी बुद्धि इतनी तो बदली कि ये रोजा इफ्तार और जालीदार टोपियों से निकलकर जो है आज फरसा पकड़ने की हिम्मत ये कर पाए। वरना ये तो मंदिरों में जाने से डरते थे, ये फरसा पकड़ने से डरते थे, ये तिलक और चंदन लगाने से डरते थे। एक धारणा ये बन रही है कि ये सार्वजनिक, एक धारणा ये बनी हुई है कि ब्राह्मण इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। कारण क्या है कि आपको एक बड़ी लंबी चौड़ी कमेटी तक बनानी पड़ी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को? नहीं, देखिए, ऐसी कोई धारणा नहीं है और ना ऐसी कोई बात है। मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से मानता हूं कि ब्राह्मण किसी नेता की वजह से भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा है। ब्राह्मण जो है वो राष्ट्रवादी होता है और जो भी दल राष्ट्र के और समाज के हित में काम करता है, जो राष्ट्र निर्माण में, संस्कृति के उत्थान में और सामाजिक मूल्यों की स्थापना तो ये कमेटी जो 16 सदस्यों की बनी हुई है शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में, ये किस मकसद से बनाई गई है? ये जो ब्राह्मणों की कमेटी आपने बनाई है, जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप और त्याग। तो तप और त्याग, ये जो कमेटी बनी है आनंद जी, ये कमेटी किस मकसद से बनाई गई है? जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ब्रिजेश जी आप जानते हैं कि तमाम तरह की कमेटियां बनती रहती हैं। हमारे यहाँ अनुसूचित मोर्चा की कमेटी है, पिछड़ा मोर्चा की कमेटी है, अलग अलग तरह की कमेटियां हैं और चुनाव को लेकर अलग अलग तरह के प्रबंधन को लेकर अलग अलग तरह की कमेटियां बनती हैं। तो और आप ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को रूप से वो जाएगी, इस कमेटी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में हर एक कमेटी को गंभीरता से लिया जाता है, उसको जो दायित्व दिया बहुत जाता शुक्रिया है आपका, निर्वहन करती है। मैं सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं और ब्राह्मण वोटों के इकलौते कॉपीराइट होल्डर हैं। बहुत शुक्रिया आपका सतीश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जुलाई में जब सतीश मिश्रा जी ने कार्यक्रम की शुरुआत की, ब्राह्मण सम्मेलन, उसके बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी कार्यक्रम किए, लेकिन अब वो क्लेम दो पार्टियों की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता जा रहा है। एक है बीजेपी अलायंस और दूसरा सोशलिस्ट अलायंस। आप कहाँ पर खड़ा पाते हैं खुद को अगर ब्राह्मण मतदाताओं के बीच जाते हैं तो? नहीं, देखिए, क्लेम की पॉलिटिक्स हम नहीं करते। हमने, अगर ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में दुखी थे, परेशान थे, तो हमने उनकी समस्या कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से, देखिए, बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार चलाई है और उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल है और एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण के साथ जिस तरह से शौचालय व्यवहार किया जा रहा था या जिस तरह के उसके सामने हालात पैदा हुए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ब्रजेश जी, ब्राह्मण महासभा ने ये कहा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से 1280 ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। और अगर आप एक जाति विशेष को अगर टारगेट करेंगे तमाम क्षेत्रों के अंदर,
पूर्वांचल की पॉलिटिक्स आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन पूर्वांचल की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं योगी जी की जात और कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्सेज रहा है। ये आज से नहीं है, ये जब से देश आजाद हुआ तब से ही रहा। लेकिन जब से योगी जी सरकार में आए वो हैं, तो ठीक है, लेकिन बीएसपी खुद को कहां पर पाती है पॉलिटिकली ब्राह्मण मतदाताओं के बीच? नहीं, सुनिए, देखिए सर, देखिए, बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी है। ये ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का जानता है। हम बहुजन से चले थे और हम सर्वजन तक पहुंचे। हमने मान्यवर काशीराम जी का एक नारा कि जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, सत्ता में हिस्सेदारी हम सुनिश्चित करते हैं। हम परशुराम जी के सुनिए, देखिए, हम इस तरह की अभी अभिषेक जी ये बात कह रहे थे कि हम आस्था की पॉलिटिक्स करने की ठेकेदारी बीजेपी के पास है। तमाम विपक्षी दलों को जो जनमानस के मुद्दे हैं उन्हीं को चुनाव का मुद्दा बने रहना चाहिए। आस्था के नाम पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी के पॉलिटिकल ट्रैप में फंस रहे हैं। हम अगर सरकार में आएगी बहुजन समाज, ये तो काम समाजवादी पार्टी का, वो फंसे ना फंसे, आप उनको सर मशविरा क्यों दे रहे हैं? आप अपना बताइए कि ब्राह्मण आपको वोट क्यों दे? नहीं, सुनिए, देखिए, ब्राह्मण हमको वोट इसलिए देंगे कि हमने, देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर विकास दुबे अपराधी था, है ना, उनकी गाड़ी आपने पलट दी, कोई बात नहीं, लेकिन यही बीजेपी है कि जिसने तमाम ब्राह्मण जो पॉलिटिकल लोग थे उनकी भी तो गाड़ी पलट दी ना। मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नेतृत्व में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो कहां किए? तो ये सवाल है। और 2017 में जिस ब्राह्मण समाज ने कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट दिया था ना, तो हिस्सेदारी कहां रहेगी भाई? मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे होंगे कि 15% ब्राह्मणों के वोट बैंक पर कब्जे की एक बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। कांग्रेस के पास ब्राह्मणों को देने के लिए क्या है? जब मैं डिबेट प्रारंभ कर रहा था तो ओपनिंग में मैंने बताया कि 90s के पहले आपका कॉपीराइट था, लेकिन आजकल आपके हाथ खाली हैं। जी देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से ब्राह्मणों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और 6 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी ने बनाया और तमाम पदों पर ब्राह्मणों को कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाने का काम किया। और ये इसलिए नहीं था कि कांग्रेस पार्टी किसी जातिवादी मानसिकता से काम कर रही थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने तो बड़े गर्व से बता रहे थे कि 6 मुख्यमंत्री दिए। हाँ, बनाया ना। सभी जाति और धर्म, राजनीति भी नहीं करते, सभी जाति और धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और जो बहुत पिछड़े थे उनको आरक्षण देकर समाज के विकास की मुख्य धारा में आगे लाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, चुनाव आ गया, समाजवादी पार्टी परशुराम का मूर्ति लगा रहा हो, बीएसपी भी। ये बताइए, जब ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही थीं तो ये सपा और बसपा के लोग थे कहाँ? मायावती जी तो मुझे कमलेश तिवारी के घर नहीं दिखी, हम गए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे, आराधना मिश्रा मोना जी सीएलपी लीडर हैं वो गई थी, अजय लल्लू जी गए थे। जब विवेक तिवारी की हत्या हुई वहां अखिलेश यादव जी और मायावती जी नहीं दिखाई दी, वहां राजबब्बर जी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और आराधना मिश्रा मोना जी वो वहां पर लड़ती हुई दिखाई दी, कहां थे? इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हुई, मायावती जी अखिलेश यादव जी गए हो तो बता दीजिए, वहां सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता दिखाई दिए। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में, रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया था। योगी आदित्यनाथ जी ने एक हफ्ते तक एक शब्द नहीं बोला, अखिलेश यादव और मायावती जी ने एक शब्द नहीं बोला, दिखाई नहीं दिए। तब प्रमोद तिवारी जी और मोना मिश्रा जी उनके घर गई थी और उनको सहायता राशि भी जाकर उन्होंने दिया था। ये बड़ी बड़ी बातें जो लोग कर रहे हैं, जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे थे, संख्या गिनाने से काम नहीं चलता कि 600 ब्राह्मण मर गए, 700 ब्राह्मण मार दिए गए। उनके उस पीड़ा में उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े होने की बात जो करे वो चैनलों पर बैठकर गिनाए। मायावती जी तो घर में दुबकी रही ईडी और सीबीआई के डर से। अखिलेश यादव जी आज तक डरे हुए बैठे हैं। आज कहां निकले, कब निकले बताइए? आप ये बताओ कि ये बताइए, आप अखिलेश यादव जी कब निकले? ये फरसा लगाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा? चैनलों पर बैठकर ये परशुराम मंदिर का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जनता समझ रही है। कोरोना काल में ऑक्सीजन से मरते हुए लोगों को ऑक्सीजन
देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, प्रियंका गांधी जी कर रही थी। बस पहुंचाने का काम प्रियंका गांधी जी कर रही थी। उम्भा में प्रियंका गांधी लड़ रही थी, शाहजहांपुर में प्रियंका गांधी जी लड़ रही थी, उन्नाव में प्रियंका गांधी लड़ रही थी, हाथरस में प्रियंका गांधी लड़ रही थी, सहारनपुर में प्रियंका गांधी लड़ रही थी। कहां थे ये लोग? और किस परशुराम की मूर्ति की बात नहीं है, भगवान हम सबके आराध्य हैं, लेकिन उसी भगवान के बनाए हुए बच्चों पर जब उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, चारों तरफ त्राहिमाम मचा है, तब ये अखिलेश यादव जी और बसपा के मुखिया मायावती जी जब घरों में छुप कर बैठे थे, तब इनके नेतृत्व क्षमता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। ये नेतृत्व देने लायक लोग नहीं है। जो संकट के समय खुद घरों में छुप जाए, वो उत्तर प्रदेश की 23-24 करोड़ जनता को नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकते। ब्रजेश जी, आज जनता इन पर कैसे भरोसा करे? 4 बार भरोसा किया ना, 4 बार कांग्रेस पार्टी से ज्यादा शासन सपा, बसपा और भाजपा ने मिलकर उत्तर प्रदेश में किया है। मैं बार बार कहता हूं, 33 साल 222 दिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए और भी जातियों को बनाया। क्या सपा, बसपा और भाजपा के लोग उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे सकते हैं? आप दे सकते हैं कैंडिडेट? आप दे सकते हैं? हमने तो 6 बार बना दिए। अभी इस बार दे सकते हो? हमने तो 6 बार बना लिए। आपका चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन है? हमने तो 6 बार बना लिए। नाम बताओ, इस बार का नाम बताओ। तो 6 बार बना लिए। बीत गई वो बात गई, ताजा बात बताओ। बात है उसमें लोकतांत्रिक। इस बार किसको बनाने वाले हो आप? लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस फॉलो करती है ब्रजेश जी। विधायकों का अधिकार हम नहीं छीनेंगे। बहुत शुक्रिया प्रियंका गांधी। प्लीज कॉपरेट। थैंक यू उमा शंकर जी, धन्यवाद। नेक्स्ट राउंड में बाकी बात लूंगा, प्लीज कॉपरेट। राहुल त्रिपाठी जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी के राज में ब्राह्मणों के खिलाफ बड़ा अत्याचार हुआ है, और जो समाजवादी पार्टी ने किया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है परशुराम मंदिर पे? देखिए विजय जी, पैनल में उपस्थित सभी को जय परशुराम। 2017 से पहले तो श्री राम और परशुराम में भी कोई भेद हो सकता है, ये हमको पता ही नहीं था। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, तब ये पता चला कि परशुराम और श्री राम में भी भेद हो सकता है। जब 2017 में उन्होंने सर्वप्रथम परशुराम जी की छुट्टी रद्द कर दी, कहते हुए कि भगवान श्री परशुराम महापुरुष हैं, तो ये उनको पता चला, पता नहीं किस ग्रंथ में उन्होंने पढ़ा था, और पढ़ के उन्होंने अपना दे दिया कि परशुराम जी महापुरुष हैं। और बधाई देता हूं ब्राह्मण समाज के युवाओं को, ब्राह्मण समाज की आवाज़ को, कि उन्होंने मजबूर किया इन दलों को कि आज उनको परशुराम जी याद करने पड़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में यह स्वीकार करना पड़ा कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। 4 साल बाद उनको अवतार नजर आ गए, और जब सरकार बनी थी तो महापुरुष नजर आ रहे थे। दूसरी बात, और जो अखिलेश यादव जी द्वारा मूर्तियां लगाई गई हैं, बधाई देता हूं ब्राह्मण समाज को और उनकी सोच को कि उनको इतने दिनों बाद भी ब्राह्मण याद आया। और ब्राह्मण समाज जातिवादी अगर न रहा होता तो आज ब्राह्मणों की अपनी खुद की पार्टी होती। ब्राह्मणों की अपनी कोई पार्टी नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज जातिवादी नहीं रहे, संकीर्ण सोच के नहीं रहे। उन्होंने कभी अपनी जाति को इकट्ठा करके लामबंद नहीं किया। इसलिए कभी बीजेपी से नाराजगी का कारण मैं जानना चाहता हूं। नाराजगी के कारण ब्राह्मण हत्याएं जो हुई हैं, आज तक उस पर एक शब्द भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कोई भी मंत्रीगण का एक शब्द आया हो तो बताएं। जब मुख्यमंत्री के गृह जनपद में अंकुर शुक्ला की हत्या होती है तो उनका कोई भी प्रतिनिधि उनके गृह जनपद में उसके घर नहीं जाता है, बल्कि हत्यारे के घर पर संजय निषाद के सांसद जी के, उनके सुपुत्र के सांसद जी पहुंच जाते हैं। ये नई परिपाटी शुरू की गई है। ब्राह्मण नाराज नहीं होगा। तमाम झूठे और फर्जी मुकदमे ब्राह्मणों पर लगाए गए हैं, तमाम ब्राह्मण अत्याचार हुआ है। क्या ये नाराजगी आपको नहीं दिख रही है? आनंद दुबे की बात सुनी, बीजेपी के जो प्रवक्ता अगर नाराजगी नहीं, उन्होंने क्लेम किया कि ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ होता तो कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं होती, और कमेटी बनी है, उसका इनकी गंभीरता समझ में आगे कमेटियां बनती रहती हैं, तो भी बन गई है। खाना पूर्ति दिखा दी गई, लॉलीपॉप दे दिया गया ब्राह्मणों को कि आप लोग देखें, और 4-5 उसमें इकट्ठे कर दिए गए। जब पिछली डिबेट में आया था कि ब्राह्मण समाज किसी भी अन्य से नाराज नहीं है, उन ब्राह्मण नेताओं से नाराज है जिनसे वो आशा करता है, और उन्हीं को आपने कमेटी में बना दिया है। ऑल राइट, मैं पंडित अमरनाथ मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं और ब्राह्मणों के बीच बहुत सक्रिय रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से? अगर हाँ, तो उसके कारण क्या हैं? और वर्तमान में जो वैकल्पिक राजनीति आई है, विशेष तौर पर भगवान परशुराम को लेकर, इसका क्या प्रभाव आप देखते हैं? देखिए ब्रजेश जी,
धर्म प्राण राष्ट्र का हृदय ब्राह्मण है। ब्राह्मण जातिवादी नहीं, धर्मवादी है, पहली बात। और भगवान राम और परशुराम में कोई भेद नहीं है, यह राजनीतिक कारणों से भेद उत्पन्न किया गया है। क्योंकि भगवान श्री राम ने ये कहा था कि विप्र वंश की अस्प्रभुताई कि अभय होई जो इन्हें डराई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि विप्रा प्रसादा धरणीधरो हम, विप्रों के आशीर्वाद स्वरूप से हम धरणीधर हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इस समय जो राजनीतिक माहौल में परशुराम और राम के बीच में लड़ाई पैदा करने की बात हो रही है, ये शास्त्रीय परंपरा के अनुसार इस समय कोई राजनीतिक दल, कोई नेता नहीं चल रहा है। सूतक काल में काशी विश्वनाथ मंदिर का पूजन करा दिया गया, जिसकी जांच बैठाई गई है कि किसने ये राय दी थी कि सूतक में 13 दिसंबर को करना है। अब कल परशुराम मंदिर में काम नहीं होते, सूतक में कोई काम नहीं होता और खरमास में नहीं होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच बैठाई है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किस मुहूर्त किसने बताया था, इसकी जांच हो रही है। कि प्रधानमंत्री जो देश का राजा होता है, उससे अधिकारी अफसरों ने अपने ढंग से, अपनी मनमानी से जबरदस्ती पूजा करवा दी। अब कल अखिलेश जी ने अगर परशुराम जी के किया तो खरमास में उन्होंने किया। तो हम किसी को प्रसन्न, राजनीतिक दल को प्रसन्न करने वाली बात आपसे नहीं बताएंगे, हम भगवान को प्रसन्न करने वाली बात करेंगे। इस समय जो भी चीज़ें चल रही हैं वो शास्त्रीय परंपरा के अनुसार नहीं चल रही हैं। दूसरी चीज़, धर्म का राजनीतिकरण किया गया है। चाहे हम केदारनाथ देख लें, चाहे हम अयोध्या देख लें या काशी विश्वनाथ देख लें, ऐसा लगता है ये हमारे प्राचीन मंदिर किसी राजनीतिक दल का कार्यालय बन गए हैं। पहले राम पोलिंग एजेंट थे, फिर मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो कलेक्शन एजेंट हो गए। अब बाबा विश्वनाथ को आपने अब अपना पोलिंग एजेंट बना दिया। पूर्वांचल के ब्लॉक प्रमुख, पूर्वांचल के विधायकों से कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र की जनता को ले जाइए, विश्वनाथ कॉरिडोर दिखाइए। शंकर भगवान की पूजा परंपरा में शंख वर्जित है बजाना। अभी 2 दिन पहले विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर विश्वनाथ मंदिर में कई हजार लोगों को बुला के शंख बजाया गया। भगवान शिव के मंदिर में शंख नहीं बजता, कभी नहीं बजता। और ब्रजेश जी, हम जो आपको कह रहे हैं, आपको इसको रिसर्च करा लीजिए। हजारों सालों से शंकर के किसी मंदिर में, किसी पूजा में कभी शंख ध्वनि नहीं बजती है। कॉरिडोर में आप शंख ध्वनि करा रहे हैं शंकर के यहाँ, वो क्यों नहीं हो सकती? कारण वो शंकर भगवान ने, एक राक्षस था शंकरचूर, उससे उसको मारा था। इस वजह से शंख ध्वनि मंदिर में शंकर के वर्जित है। जो चीज़ें वर्जित है वो हो रही हैं। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो हमारे यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार होता है, मंदिर का पूजन होता है, वो मकर संक्रांति के बाद। ये राजनीतिक काम जो हो रहा है, धर्म का जो राजनीतिकरण किया जा रहा है सिर्फ ब्राह्मण वोट लेने के लिए। मगर एक बात आपको और बता दें, ब्राह्मण कोई वोट बैंक नहीं है, ब्राह्मण वोट का प्रबंधक है। ये इनको पता नहीं है इन लोगों को। अब अखिलेश जी से भी पूजन करा दिया खरमास में, उधर अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से खरमास में पूजन सूतक काल में करा दिया। ये कौन सा तरीका है? आपने ये शब्द क्यों कहा कि ब्राह्मण वोट का मैनेजर है? ब्राह्मण वोट का मैनेजर है इसलिए कि ब्राह्मण समाज के सारे वर्गों को अपने साथ लेकर चलता रहा है पुरातन काल से। हमारे यहाँ ब्राह्मण परिवार में किसी लड़की का विवाह होता है तो सबसे पहले धोबी समाज के यहाँ जाती है सुहाग लेने। हमारे यहाँ नाव ठाकुर की जरूरत है, हमारे यहाँ कुम्हार की जरूरत है यज्ञशाला में, हमारे यहाँ विश्वकर्मा की जरूरत है। अगर हम यज्ञ भी करते हैं तो समाज के उन लोगों को हम अपने यज्ञ में शामिल करते हैं जिनको राजनीतिक दल अछूत मानते हैं। उनकी वोट बैंक की राजनीति अछूत मान के करी जा रही है। मगर ये इस समय जो चल रहा है वो शास्त्रीय परंपराओं के खिलाफ चल रही चीजें, और धर्म का राजनीतिकरण जो लोग भी कर रहे हैं उसको ब्राह्मण समाज और उसके साथ मिलकर अन्य जातियां इस चुनाव आप ये कहना चाहते हैं कि धर्म राजनीति की नाव पर सवार है? धर्म राजनीति की पे सवार नहीं है, धर्म के ऊपर राजनीति सवार हो गई है। तभी 13 दिसंबर को आपने वहां पे सूतक काल में पूजन करा दिया। अखिलेश जी से कल आपने परशुराम जी का पूजन करा दिया। भाई अखिलेश जी विष्णु मंदिर बनाने जा रहे थे, भूमि पूजन उन्होंने किया था, बहुत अच्छी बात है। परशुराम जी की आपने मूर्तियां लगाई, बहुत अच्छी बात है। मगर आपने काफी इंटरेस्टिंग बातें कही। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बाकी भी इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी पौराणिक विचारों को सम्मिलित करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने परशुराम और राम के बीच में जो भेद पैदा किया है ये सिर्फ वोटों के लिए किया है। और राम से पहले परशुराम थे। भगवान राम के पिता दशरथ ने भगवान राम का नाम ही राम इसलिए रखा था कि पौरुष राम, जो एक ऋषि थे पौरुष, जिनके अंदर पौरुष था, उनके नाम पे भगवान राम का नामकरण किया गया था। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब तक तो भारतीय जनता पार्टी ही जय श्री राम की राजनीति कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जी का कल का कार्यक्रम मैंने देखा
और फिर उनका ट्वीट पढ़ा, उन्होंने ओपनली लिखा है जय परशुराम। क्या मैसेज देना चाहती है समाजवादी पार्टी? देखिए, परशुराम को भारतीय समाज में जो आधुनिक युवा हैं वो ये मानते हैं कि वो एक क्रोधी स्वभाव के महापुरुष या देवता थे या अवतार थे, जो नाराज होने के बाद किसी का भी संहार कर सकते थे। हम लोग जब गांव में बैठते हैं तो राम को ठाकुर का देवता माना गया और परशुराम को ब्राह्मण का। ये माना गया कि यही असली देवता हैं इन दोनों के, और दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं और एक दूसरे को मारने काटने के लिए ये लोग आते हैं। जबकि परशुराम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया, राम भी विष्णु के ही अवतार थे। लेकिन जो सियासत ने परिभाषा दी वो ये दी कि परशुराम ठाकुरों के खिलाफ हैं और ब्राह्मणों के सिरमौर हैं। ये साफ साफ मैसेज इस समाज में है और लोग इसको जानते हैं। इसीलिए ब्राह्मण समाज का जो उत्साही युवा है, जिसके अंदर राजनीति में तरक्की करने की इच्छा है, वो लोग परशुराम को लेकर आगे बढ़ते हैं। संतोष पांडे ने, जो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा जमावड़ा किया, अखिलेश यादव को वहाँ बुलाया और उसमें माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा और कई सारे ब्राह्मण नेता वहाँ पर बुलाए गए, विनय तिवारी और कई सारे लोग वहाँ पर रहे। और ये कोशिश की गई कि पंडित खाली बीजेपी के साथ नहीं है, पंडित समाजवादी पार्टी को भी वोट देगा, और इसके लिए तमाम जोशीले नारे भी हैं। एक चीज़ ये जरूर है कि जब से राम मंदिर पर फैसला आया और भूमि पूजन प्रधानमंत्री के हाथों हुआ, तब से बीजेपी इसका लाभ लेने की लगातार कोशिश कर रही है कि अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बना रही जी। जैसे अखिलेश यादव कहते हैं राम का नाम लेते हैं, तैसे कहते हैं गोली कांड याद करो, वो गोली चलवा दी थी। तो बीजेपी अयोध्या के उस गोली कांड को लगातार हथियार बनाती है और राम और अखिलेश यादव को एक दूसरे के साथ टिकने नहीं देती। तो अखिलेश ने भी सोचा कि राम न सही तो चलो परशुराम की शरण में चलो, हैं तो दोनों एक है, आखिरी में दोनों जाएंगे विष्णु के पास ही, तो आशीर्वाद वहीं से मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक बात ये साफ है कि अखिलेश यादव छापों से भी बेफिक्र हैं। आयकर विभाग उनके पार्टी के नेताओं पर छापे डाल रहा है, लेकिन वो बिना डरे लगातार चुनाव प्रचार में लगे हैं। विपक्ष का एक ऐसा नेता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों में चुनौती बना है, वो लगातार अपनी भीड़ से भाजपा को और उनके रणनीतिकारों को चकित कर रहा है। वो लोग परेशान हैं। देखिए, इसी बीच बात आई हाथी की भी कि मायावती, अब आज एक पंडित मायावती के हाथी से उतर के भाग आया फिर अखिलेश यादव के यहाँ। उनका लड़का सांसद है। अकबरपुर के अधिकांश पंडित अंबेडकर नगर के अब वो आ चुके हैं, आ गए। आज राकेश पांडे ने ज्वाइनिंग की है ना। हाँ, रितेश को लोकसभा में संसदीय दल का नेता मायावती ने बना रखा है। हाँ, उन्हीं के मतलब पिता है सासू से बैर पतोहू से नाता, मतलब गुड़ खाओ गुलगुला से परहेज करो। हैं, पिता समाजवादी में और बेटा बीएसपी में। और बेटा बीएसपी में। ओके, गजब हाल है। लेकिन ये भी एक बात साबित करती है कि कोई भी नेता जब किसी दल से छिटक रहा है, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का, जब वो विपक्ष के किसी दल में जाना चाहता है तो वो सपा में जा रहा है। आज देखिए ब्रजेश सौरभ, वो भी ब्राह्मण नेता हैं, वो भी गए वहाँ। अनीस मंसूरी भी आ गए, पसमानदा समाज के नेता, बहुत सारे ब्राह्मण नेता भी आज शामिल हुए। तो बीजेपी के पास इसका क्या काउंटर है? आपको क्या, किस तरह की जानकारी? बीजेपी कैसे इस चुनौती से निपट रही है? अब आपने पूछा कि बीजेपी, देखिए बीजेपी के पास पंडित तो पहले से बंधक है। बीजेपी को पंडित के यहाँ वोट मारने की जरूरत नहीं है। वो तो जानती है कि पंडित उसको वोट देगा। पंडित जाएगा कहाँ? पंडित बंधक है वहाँ पे। पंडित बंधक है, और क्या वो बसपा को वोट तो देता नहीं है, वो कोई जो है सपा को वोट देता नहीं है। सपा तो जिसको टिकट देगी वही पंडित वोट दे देगा, भले उसको कोई पंडित वोट देने जा रहा है सपा को। लेकिन हमको आपको
किसी तरह से काम चलाना। जिस समाज में जो तमाम जातिवाद की व्यवस्था इतनी फैली हुई, राम ने तो सबरी के जूठे बेर खाए थे। हम लोगों को जब पानी भी देते हैं तो पहले घर में पूछ लेते हैं कौन जात का है, कौन गिलास में पानी दीन जाए। आप गांव में रहे हो, यहाँ जितने लोग बैठे इनको पता होगा। तो भगवान मनुष्य में भेदभाव नहीं करते थे जाति में। यहाँ पर इंसानों ने व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था के नाते जाति की चक्की में आज समाज पिस रहा है और उसी के लिए आज परशुराम है, उसी के लिए अलग राम है, किसी के लिए अम्बेडकर देवता है, किसी के लिए कोई और देवता है। सबके देवता अलग अलग बन गए। इसी जातिवादी व्यवस्था ने सब बिगाड़ दिया जी। हमारे यहाँ हम लोग जिस समाज में है वहाँ अल्लाह को गाली दो तो हिंदू खुश होता है और भगवान को गाली दो तो मुसलमान खुश हो रहा है। अब हम आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग ऐसा करते हैं और इस समाज को कौन समझाए कि वाटर और पानी ये दोनों एक ही चीज़ हैं, अल्लाह और भगवान ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इसको आप किसी को गाली देने से कोई समाज फौरी तौर पे खुश हो जाए, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई वही है। जी वीरेंद्र जी, तो बस बात इतनी सी है। लेकिन सियासत में चूंकि हर चीज़ वोट से जुड़ी है, पंडित जी का वोट लेना है, पंडित भी वही है, कहता है हमारी जात का जहाँ प्रत्याशी रहेगा वहाँ वोट देंगे। पंडित सपा के भी वोट देगा, बसपा भी देगा, भाजपा भी देगा, और वो देगा अपने कैंडिडेट को। मतलब अपनी जाति में वोट करेगा, वो अपनी जात में वोट करेगा। सबसे पहले करता है चुरकी बांध के करता है, पूरी पंगत में बैठ के खाएगा और वोट देगा, प्रचार करेगा। ये हमेशा रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी वीरेंद्र जी, बहरहाल हम ईश्वर को जिस रूप में मानते हैं सबकी पद्धति अलग अलग है। हम जातियों के रूप में इंसान को देखते हैं। ईश्वर ने इंसान के लिए खाली प्रेम बनाया था। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, गोरा काला, ये सब हमने आपने यहाँ बनाया। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि हमें अपने अंदर देखना चाहिए, भगवान अपने अंदर है, न राम न परशुराम। एक साहित्यकार ने लिखा है कि मंदिर गए तो पत्थर पड़ा था, मस्जिद गए तो खाली पड़ा था, और चर्च गए तो सूली पर चढ़ा था, और गुरुद्वारे गए तो ढका हुआ था, मगर जब भीतर गए तो वो अपने अंदर खड़ा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बेहतरीन बातें कहीं। बहनों भाइयों, आज के इस मुद्दे को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न किया। प्रश्न ये कि अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया है, इसका प्रबुद्ध वर्ग पर क्या असर पड़ेगा। राम रक्षा जी लिखते हैं कि पूजा और अनावरण से अगर बात बनती तो हम विश्व गुरु होते, ठोस और वास्तविक कार्य करने की ज़रूरत है। सारिक मलिक लिखते हैं कि ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है, हो सकता है कि अखिलेश यादव को थोड़ा फायदा पहुँचे। रचना लिखती है कि गरीब आदमी को कोई बरगला नहीं सकता, जनता अब सब समझने लगी है। ये सवाल मैं ट्रांसफ़र करता हूँ प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की तरफ। वो इस प्रश्न का जवाब देंगी कि क्या समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को बरगलाने की कोशिश कर रही है ये सब कुछ करके। विजय जी, समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलना जानती है, सबको साथ लेके। अभी जो वीरेंद्र जी कह रहे थे वो सेंटिमेंट था, मेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। इसमें बांटने का वो नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि एक्चुअली आपकी डिबेट का वो हिस्सा पूरा उत्तर प्रदेश दोबारा देख ले, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो भी साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने जब आपने भगवान परशुराम पे सवाल पूछा, ब्राह्मण पे सवाल पूछा, तो पूरे डिबेट को, पूरी चर्चा को लेके जालीदार टोपी पे और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट पे उनको एक ही चीज बताई जाती है। उनको एक ही चीज व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के भेज दिया जाता है, भैया जहां बैठो वहां मुसलमान के खिलाफ बोलना, देश में नफरत के बीच बोलो, देश को बांटने का काम करो, देश को लड़ाने का काम करो, देश को तोड़ने का काम करो। समाजवादी पार्टी इस विचार के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलना चाहती है, हर वर्ग को, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, कायस्थ हो, हिंदू, मुसलमान, जिन्ना का नाम क्यों लिया था प्रोफेसर साहब? नहीं, मेरा ये प्रश्न जोड़ रहे, मैं आपको जिन्ना का नाम तो अखिलेश यादव जी ने लिया था। बिल्कुल कहिएगा, आपको मैं पूरा मौका दूंगा। नहीं, अखिलेश यादव ने जिन्ना जी का नाम क्यों लिया फिर? ओके, अगर ये बात थी तो उन्होंने जिन्ना का जिक्र क्यों किया? जस्ट वेट, मैं आपको मौका दूंगा। दिक्कत यही है। बोले, आप बोले, प्रोफेसर साहब बोले।
जी, दिक्कत यही है, ये हर चीज में ये एक ही चीज ये तो कांग्रेस वाले थे, एक चीज सच है, बीजेपी वाले तो शांत बैठे हैं। प्रोफेसर साहब बोलिए। एक चीज अच्छी है ब्रजेश जी कि इन्होंने आज पूरे देश के सामने मान लिया कि ब्राह्मणों की जो कमेटी भारतीय जनता पार्टी में बनी है वो सिर्फ चुनाव के मैनेजमेंट के लिए बनी है। मैं चाहूंगा पूरा उत्तर प्रदेश इस एक वाक्य को जरूर ध्यान से देखे और ध्यान दे इस बात पे कि भारतीय जनता पार्टी ओपनली कह रही है कि चुनाव के वजह से चुनाव के मैनेजमेंट के लिए, शब्द पे भी ध्यान दीजिएगा, चुनाव के मैनेजमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों की कमेटी बनाई है। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, वहां बनती ही रहती हैं, तो कोई इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये आज उन्होंने अपने तरफ से थैंक यू प्रोफेसर साहब। मैं आनंद दुबे को मौका देता हूं, वो खुद को डिफेंड करेंगे। आनंद जी, गो अहेड। जी देखिए, अभिषेक मिश्रा जी जो भी कह रहे हैं मैंने उसको सुना और बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ कमेटियां बनती रहती हैं और उनको जो दायित्व दिया जाता है उसका वो निर्वहन करती रहती हैं। लेकिन इनकी पार्टी में तो चूंकि परिवार ही कमेटी है, तो यहां जब कमेटियों का संस्कार ही नहीं है तो इनको कमेटियों का महत्व कहां से समझ में आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं और सबके लिए काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। कहिए तो डेट वाइज बता दूं कि किस दिन कौन से आतंकवादी केस के मुकदमे वापस लेने के लिए इन लोगों ने काम किया, पहली चीज। दूसरी चीज, इन लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी को पुलवाकर और उसके ऊपर फूल बरसाए, यह तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा सबूत है। और भगवान राम के मंदिर में आज तक मुलायम सिंह और अखिलेश यादव क्यों नहीं गए और उनको किसने रोका, यह जरा मुझे बता दे। पहली चीज, कहते हैं कि राजनीति हम कर रहे हैं तुष्टीकरण की, जिन्ना की बात आप कर रहे हैं। आपके सांसद शफीकुर रहमान बर्क जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना तालिबानियों से कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कहते हैं। आपके पार्टी के लोग किस तरह से सनातन संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ बयान देते हैं, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कहते। एक सवाल मैंने पूछा था, सबको साथ लेकर चलते हैं। एक सवाल मैंने उमाशंकर पांडे से आनंद जी पूछा था, वो सवाल मैं आपकी तरफ प्रस्तुत कर रहा हूं और आप उसका जवाब दें कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे। ब्रिजेश जी प्लीज, ब्रिजेश जी प्लीज, ब्रिजेश जी एक शब्द, एक सवाल तो पूछने दीजिए। ब्रिजेश जी, मैं अभिषेक जी से यह पूछना चाहता हूं कि इनके सभी जिलों में जो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उसमें से कितने ब्राह्मण हैं, बस ये बता दें मुझे। बताइए भाई, अब मिश्रा जी, कितने ब्राह्मण जिलाध्यक्ष उन्होंने बनाए? ब्रिजेश जी, बहुत सारे हैं। देखने के लिए अगर ज्यादा दूर न जाना चाहेंगे तो एक उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे जो बना है, मुझे नाम बता दीजिए ना, एक जिले का नाम पता, दोनों बता। आनंद नाम बताया ना इनका, दुबे जी का। हाँ। तो हाँ, मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा के बीच बना है। लखनऊ चलिए, मुझसे मुलाकात करिए, आगरा पहुंचिए, आगरा में हमारे जिलाध्यक्ष से मुलाकात करिए, और भी बहुत सारे होंगे। मैं तो पलट के अगर सवाल पूछूं, आपने हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री बना रखे हैं ब्राह्मण? आपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को क्या किया, सम्मान दिया? आपने मुरली मनोहर जोशी जी का क्या किया? आपने पाठक जी का क्या किया? ब्राह्मण की बात ही नहीं कर रहे, ब्राह्मण की आपने ललित कर रहे हैं, आपने लक्ष्मीकांत साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। मैं तो आपको जोड़ा दूंगा। थैंक यू मिनिस्टर, आपने एक जाति के बनाए थे, 62 बीएसए आपने एक जाति के बनाए थे। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव थे, उच्च शिक्षा आयोग के रामवीर यादव थे, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के राजकिशोर यादव थे और माध्यमिक शिक्षा आयोग के रामपाल यादव थे। शुक्रिया सतीश जी। आप मुझे बताइए, इन दोनों के क्लेम के बीच बीएसपी कहां पाती है खुद को? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, ये राजनीतिक क्लेम नहीं है। देखिए, आपकी डिबेट में बहुत सारी चीजें जो है ना, ये टू वे रहा। वीरेंद्र सिंह जी ने जो बातें कही, ये सच्चाई है, ये समाज की सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवस्था, लेकिन देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। हम परशुराम जी की तस्वीर लगा करके या उनकी मंदिर बनाने की बात नहीं करेंगे। हम परशुराम जी के नाम पर हॉस्पिटल बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और देखिए, ब्राह्मण समाज भी इस देश की व्यवस्था का हिस्सा है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे, आज ब्राह्मण समाज के बेटे को भी एजुकेशन चाहिए ना जी, उनको भी हॉस्पिटल चाहिए, उनको भी सारी। देखिए, सुनिए, देखिए, आपकी आस्थाओं के भावनाओं का ध्यान रखते हुए मैं कोई कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। परशुराम जी के बारे में मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैं परशुराम जी के बारे में आपको ये नहीं बताऊंगा कि परशुराम जी ने 17 बार जो है इस पृथ्वी को किससे खाली कराया, या कौन पहले पैदा हुआ या कौन बाद में पैदा हुआ। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, महामारी का काल है
और बहुजन समाज पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो बीजेपी के आस्था के मुद्दों में नहीं फंसेगी। हम जनमानस के मुद्दों की बात करेंगे, हम हॉस्पिटल की बात करेंगे, हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, मानना यह है कि तमाम सरकारी नौकरियां, देखिए धन्यवाद। प्लीज इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, कृपया थोड़ा सहयोग करें। देखिए नहीं सुनिए, देखिए ब्राह्मण समाज को क्या चाहिए? ब्राह्मण समाज के पास लैंड नहीं है ना, तो ब्राह्मण समाज के तमाम लोगों का जो जीवन चलता है वो सरकारी नौकरियां चलता है। आप रोजगार के साधन खत्म करके एक परशुराम जी की तस्वीर लगा करके आप ब्राह्मण समाज का भला नहीं कर सकते। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, थैंक यू सतीश जी, धन्यवाद, थैंक यू। क्या प्रॉब्लम है आपको? हसप में टोकाटाकी क्यों कर रहे थे आप? मैं देख रहा था ब्रजेश जी, ब्राह्मण के नाम पर अनायास ये एक मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाए, तीनों दल 4 बार मुख्यमंत्री बना लिया, एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना नहीं पाया और आगे बना पाएंगे इसकी चुनौती दी तो किसी ने उस पर एक शब्द तक बोला नहीं। एक बात। दूसरा, मैं प्रोफेसर साहब को कुछ आंकड़े इनकी सरकार के रख दूं तो परशुराम की मूर्ति के पीछे का जो असली खेल है वो जनता के सामने आ जाएगा। आप क्या समाजवादी पार्टी से नाराज हैं? नहीं, मैं तीनों दल का नाम ले रहा हूं ना ब्रजेश जी। बट आप बार बार सवाल प्रोफेसर साहब से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, क्यों? नहीं, क्योंकि देखिए 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं योगी जी की सरकार में हो गई और योगी जी ने अपनी मानसिकता दिखा दी। 1 महीने तक डीजीपी का पोस्ट खाली रहा उत्तर प्रदेश में क्योंकि ओपी सिंह को डीजीपी बनाना। पर ये सवाल अभिषेक मिश्रा से कैसे? नहीं, अभिषेक जी से दूसरा सवाल है। ओके, मैं देखिए डॉक्टर अनिल यादव जी, अभिषेक जी जरा बताइएगा, डॉक्टर अनिल यादव जिनको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया था, 82 योग्य उम्मीदवार उनके आगे थे, 82 उनको दरकिनार करके इनको डॉक्टर अनिल यादव को चेयरमैन बनाया गया था और 3 साल में उन्होंने क्या किया था? 86 एसडीएम में 86 एसडीएम जो बनाए गए थे उसमें से 80% एसडीएम एक ही बिरादरी के थे और सिर्फ अखिलेश यादव जी ने नहीं किया था। मुलायम सिंह यादव, सुन लीजिए, आंकड़े चेक कर लीजिए, 2000 सुन लीजिए, अच्छा अभी आप करेक्ट कर दीजिए, 2 और सुन लीजिए, जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे 17,600 पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी पे अटैच करती। 2006-7 में 17,600 पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई थी, उसमें 36% लोग एक ही जाति के थे। यू आर ओके विद बीजेपी? उमाशंकर जी, यू आर ओके विद बीजेपी? मैं ये तीनों दल, एक के राज में 600 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है, खुशी दुबे जिसका कोई दोष नहीं है, जो उसको इस तरीके से पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है थाने में, वो ब्राह्मणों की अस्मिता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक नवविवाहिता जो 2 दिन की केवल सुहागन थी, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। क्या किस बात की सजा मिल रही है उसको? गैंगस्टर थी, आतंकवादी थी, क्या थी वो? तालिबानी थी जो उसको जेल में बंद करके रखा है। फोटो आती है उसकी नाक से मुंह से खून बह रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के माथे पर ब्राह्मण अस्मिता का वो काला टीका नहीं है? क्या ब्राह्मण उसको भूल जाएगा? आप ब्राह्मण के नाम पर राजनीति करो, परशुराम की मूर्ति लगाओ, राहुल जी को मौका देता हूं। जब पीड़ा की बात आती है मुद्दे पर इन्होंने बड़ा आंदोलन भी किया हुआ और भाजपा के बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं आनंद जी दूंगा टाइम आपको, प्लीज वेट। आनंद जी अपनी बारी में रहिएगा प्लीज। लाठियां चलवाई, थैंक यू। ये भी नहीं बोलेगा राहुल जी कि किस तरह से मुख्यमंत्री बनाए ब्राह्मण समाज में प्रतीक के तौर पर उभर कर सामने आया है विरोध के लिए। राहुल जी बोलिए, राहुल जी। थैंक यू, थैंक यू। राहुल जी बोलेंगे, राहुल जी बोलिए। ब्राह्मण मुख्यमंत्री का उमाशंकर जी धन्यवाद। ओके राहुल जी। देखिए ब्रजेश जी, मैं अभी पैनल में सबकी बातें सुन रहा था, भाजपा के किसी भी प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं है। जो भी प्रश्न ब्राह्मण पे उठाए जाते हैं इनके पास कोई उत्तर नहीं होता है। और ब्राह्मण क्या प्रेम का एक उदाहरण आपको बता दूं मैं कि आज ही इनके कैबिनेट मंत्री के खासम खास लोगों ने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है। ये नया ब्राह्मण प्रेम है। दूसरा बताता हूं कि ये भगवान में भेद नहीं करते हैं, क्रांतिकारियों में भेद करते हैं। उन्नाव के बगल में बदरका है, आजाद जी की जन्मस्थली है, जाकर आप स्थल देख लीजिए। वहां के सांसद आज तक वहां झांकने नहीं गए, वहां पे सुअर और कुत्ते लौटते हैं। यह स्थिति है क्योंकि आजाद जी ब्राह्मण थे। दूसरी बात करता हूं, ब्राह्मण समाज की अपनी मांगे हैं,
अपनी समस्याएं हैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। सिर्फ परशुराम के नाम पर अस्पताल खुलवा देंगे, मंदिर बनवा देंगे, एरोप्लेन चलवा देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आप बताएं कि जिन ब्राह्मण हत्याएं हुई हैं उन पर जांच कब बैठेगी? जो ब्राह्मण हत्याएं की उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट कौन बनाएगा? क्या खुशी दुबे के साथ जो और अन्य 3 महिलाएं हैं और एक छोटा सा बालक है जेल में, उनका क्या होगा? क्या खुशी दुबे रिहा की जाएगी? क्या नई सरकार आएगी तो कुछ करेगी? इन पर कोई बात नहीं करता है। और सिर्फ परशुराम जी ब्राह्मण कतई बेवकूफ नहीं है, ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान है। वो समझ रहा है कि मेन मुद्दे जो हमारे हैं 10% ब्राह्मण संरक्षण आयोग की घोषणा कौन करेगा? गौ गंगा ब्राह्मण की संरक्षण शुरू आदिकाल से मांग होती रही है, ब्राह्मण संरक्षण बोर्ड की मांग रही है शुरू से। आप बताइए, नाम बदलने में माहिर मुख्यमंत्री जी अयोध्या का फैजाबाद का नाम अयोध्या कर देते हैं। शाहजहांपुर का नाम की बहुत पुरानी मांग है कि परशुरामपुरी की जाए, नहीं की जाती है। जलालाबाद उनकी जन्मस्थली है, उसका नाम बदला जाए, नहीं किया गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया, ब्राह्मण समाज के बच्चे आज कितना परेशान है। एक प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस का बनवा पाते हैं और जब तक वो बन के यूज होता है अगले साल एक्सपायर हो जाता है। ऑलराइट, मैं पंडित अमरनाथ मिश्रा जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं कि मुझे आप बताएं कि ब्राह्मण समाज के इश्यूज क्या हैं। देखिए, ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा इशू तो है कि ब्राह्मणों को सम्मान मिलना चाहिए। ब्राह्मण सम्मान का ही आदी है और सम्मान का ही भूखा है, और सम्मान जब वो पाता है तभी समाज के कल्याण की बात करता है। ब्राह्मण ज्ञान का दूसरा रूप है, संस्कृति का दूसरा रूप है। हमारे यहाँ संस्कृत के विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं, उनके अनुदान बंद किए गए। पूरे देश में अगर आप देखिए तो ब्राह्मणों की जो परंपरा है, जो शास्त्रीय सनातन परंपरा है, उस पर कुठाराघात हो रहा है। नागपुर के पंचांग के हिसाब से राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। गलत तरीके से भूमि पूजन कराया जा रहा है, गलत तरीके से कॉरिडोर का उद्घाटन कराया जा रहा है। ये नागपुर का जो पंचांग है वो सनातन धर्म को ख़त्म करके सिर्फ हिंदुत्व और संघ का एक धर्म प्रस्तुत करना चाह रहा है। सबसे बड़ा ब्राह्मण समाज के लिए अपमानजनक और सबसे बड़ी कुठाराघात यही है कि जो हमारी सनातन धर्म, हमारी सनातन वैदिक संस्कृति है, उसको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास, वाह की परंपरा इस समय चल रही है। अधिकारी क्या होता है? वाहवाह कराने के लिए, अधिकारी अफसर ब्यूरोक्रेट अपनी वाहवाह कराने के लिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए नागपुर का पंचांग आगे ले आते हैं और वैदिक पंचांग को पीछे करके चीजें करा रहे हैं। तो जो शास्त्रीय परंपरा हमारे हैं वैदिक सनातन धर्म की, उसको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास चल रहा है। ओके, आनंद दुबे से मैं इसका रिप्लाई ले लेता हूं। आनंद जी, आपके पास है 20 सेकंड, गो अहेड। जी, आप देखिए, इनकी अपनी पर्सनल पीड़ा क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सनातन संस्कृति की परंपरा की रक्षा के लिए और उसके विकास के लिए जितना कार्य किया है उतना भारत में किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। आप मंदिरों की मूर्ति तोड़ देंगे, पीड़ा नहीं होगी। आप गलत समय में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन करा देंगे, पीड़ा नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पर जितनी भी मंदिर को हटाया गया है उन सबको स्थापित किया गया है। आप जाकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन करिए। आप यहाँ बैठकर अपना एजेंडा चला रहे हैं, आप यहाँ बैठकर अपना एजेंडा चला रहे हैं। अमरनाथ जी का कोई एजेंडा क्या है? धर्म का, मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ, मुझे भी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान है। एक से, हाँ, यही दोनों बात करेंगे, आनंद जी और अमरनाथ जी। धर्म का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी। आनंद जी जवाब दीजिए। और नागपुर के पंचांग के हिसाब से आनंद जी गो अहेड। पीड़ा है कि काशी विश्वनाथ में आपने शंख बजवाया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सनातन सभ्यता और संस्कृति के लिए कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि काशी, मथुरा और अयोध्या ये हमारे आध्यात्मिक शक्तिपीठ है, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। लगातार हम इसके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या की गलियों को सुंदर बनाने का काम किया गया है। आप शंख बजाने से नाराज हैं? आप शंख बजने से नाराज हैं? वाराणसी में जिस धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये नागपुर का पंचांग ज्यादा नहीं चल पाएगा। भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का काम किया जा रहा है। मथुरा में सुन लिया मिश्रा जी, धार्मिक स्थल को पर्यटन केंद्र बना दिया। ऐसे लोग काशी विश्वनाथ आप टूरिज्म प्लेस बना रहे हैं, आप लूटने का अड्डा बना रहे हैं उसको।
आपने लंदन की कंपनी को ठेका दे दिया विश्वनाथ मंदिर चलाने का। आपको पता ही नहीं, आपने शंकराचार्य परंपरा को किनारे कर दिया। आपने अयोध्या, केदारनाथ और विश्वनाथ मंदिर में किसी भी जगत गुरु को नहीं बुलाया। आपने जगत गुरु परंपरा को किनारे कर दिया। आपने सनातनवादी परंपरा को किनारे कर दिया। आप खाली हिंदुत्व के नाम पे नागपुर का पंचांग चला रहे हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। समय समाप्त हो चुका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।